जय हिंद दोस्तों। हम लोग फिर से एक टॉपिक कवर करते हैं और जो हमको लगता है सबसे टेक्निकल टॉपिक्स में से एक है और बेसिकली तीनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगे। हमने सोचा था कि 5-5 मिनट की वीडियो बना देंगे, 5 मिनट के 7 मिनट के, लेकिन हमको लगता है ये शायद थोड़ा सा बड़ा हो क्योंकि इससे 3 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं। पहला क्या है? पहला जिसको बजट कहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके लिए अनुच्छेद 112 बताया गया है और ये 3 आपके कवर होंगे क्वेश्चन। हम बताएंगे तीनों क्या हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको बजट कहते हैं, इसके लिए प्रोविज़न आर्टिकल 112 में है। फिर दूसरा अनुदानों की मांग यानी कि डिमांड फॉर ग्रांट कहते हैं, इससे रिलेटेड प्रोविज़न आपके आर्टिकल 113 में है। और तीसरा जो आपका टॉपिक इससे कवर होगा वो होगा एप्रोप्रिएशन बिल, जिसको 114 में बताया गया है और जिसको हिंदी में विनियोग विधेयक कहते हैं। ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, डिमांड फॉर ग्रांट्स को अनुदानों की मांग कहते हैं और विनियोग इसको एप्रोप्रिएशन बिल को विनियोग विधेयक कहते हैं। अब ये चीज़ अगर आपको समझ में आई 3 चीज़ें, तो हम पहले समझ लेते हैं कि ये क्या है और क्यों हम इसको कठिन कह रहे हैं। अगर आप आर्टिकल 112, 13 और 14 देखेंगे तो आपको बहुत टेक्निकल प्रोविज़न लगेंगे और हो सकता हो कि पढ़ने से आप छोड़ भी दें। बेयर एक्ट की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, तो है क्या, इसको प्रैक्टिकल समझते हैं और इसको एक अगर आप एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमको लगता है ये बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है, हम सभी इस बात को जानते हैं कि सबके घर के अपने बजट बनते हैं। ठीक है। घर के बजट का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए भाई फादर या पिता का काम होता है कि जनरली वो वर्किंग होते हैं और पैसा कमाते हैं और माता जी जो होती हैं हमारी, वो घर का पूरा सिस्टम चलाती हैं। तो अब होता है क्या है, हर महीने माता जी को मालूम होता है कि हमको क्या सामान लाना है या क्या मंगाना है, तो उसके लिए जनरली वो एक बजट बनाती हैं। और बजट का मतलब ये होता है जो महीने के पूरे खर्चे होते हैं, अभी हम इसको यहाँ से जब रिलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो महीने के जो पूरे खर्चे होते हैं वो सब इसमें लिखे होते हैं। जनरली सभी घर में होता है, कुछ में 19-20 के साथ ऐसा, लेकिन चलता ही है किसी न किसी तरीके से, ये सिस्टम सब जगह है। तो अब होता क्या है कि घर में अब जब बजट बन रहा है या आपको मालूम होता है कि हमारे घर का इतना खर्चा है, क्या खर्चा हो सकता है? सबसे पहला खर्चा तो भाई आपके आटे दाल चावल का हो सकता है, ये खर्चा हो गया। दूसरा खर्चा क्या हो सकता है? आपके जो रोज़मर्रा की और दूसरी चीज़ें हो सकती हैं डेली यूजेस की, उनका हो सकता है। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है? तीसरी चीज़ आप दूध का रख लगते हैं, ये हो गया। ठीक है। मान लीजिए इसी के साथ अगर आपको कहीं बीच में इसी में कहीं शादी वादी का कोई प्रोग्राम है, किसी के यहाँ व्यवहार वगैरह देना है, तो वो भी आप एक अंदाज़ लगाते हो भाई इतना हमको देना है। या और भी कोई दूसरे एक्सपेंसेस आने वाले हैं, मालूम है कि भाई फ़लानी जगह जाना है या फ़लानी जगह आना है, या बीच में मान लीजिए ये भी होता है कि तबीयत ख़राब हो जाएगी तो उसके लिए भी कुछ पैसे का इंतज़ाम रखा जाता है कि हाँ भाई ये जो है ये भी खर्चा है, और इस तरह से तो इलाज के लिए भी अपना पैसा रखा जाता है। और भी ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े जैसे भी हों आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ और भी खर्चे होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे स्कूल फीस हो गई, ये सब एक ही सिस्टम का हिस्सा है। स्कूल की फ़ीस हो गई, अब बिजली का बिल हो गया, हर महीने आता है, देना ही देना है। हाउस टैक्स वगैरह भी अगर महीने का आ रहा है तो वो भी देना ही होगा। और इसी तरह से जो परमानेंट खर्चे हैं वो क्या हो गए भाई, जैसे मान लीजिए आपकी LIC वगैरह जाती होगी तो वो देना है, या इसी की तरह का हेल्थ इंश्योरेंस का जो कुछ भी होगा उसकी जो किस्त विस्त करती होगी वो देना होगा। अगर मकान उस पर लिया हुआ है
लोन पे है तो उसका इंस्टॉलमेंट वगैरह जो कुछ भी जाता है, ईएमआई वगैरह, वो सब ये। तो होता क्या है कि आपको ये मालूम हो जाता है कि ये हमारे घर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एनुअल या इसको मंथली, चूँकि हम लोग मंथली बनाते हैं तो मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और होता ये है कि हर महीने के हिसाब से रिक्वायरमेंट बदलती रहती है, लेकिन बजट का एक सिस्टम ये बना रहता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कम कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इस महीने हमने सोचा है कि हमको एक जूता लेना है, शूज़ लेना है, मान लीजिए उसकी कीमत जो है 5-6 हज़ार रुपये हो सकती है, या कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। या इसी तरह से हमने कुछ और प्लान किया हुआ है कि हमको इस बार अपना एक रेन कोट लेना है या एक जैकेट लेनी है, कुछ इस तरह की। या इसी तरह से हमारी जो छोटी बहन है उसने भी अपना प्लान कर रखा है कि भाई ये चीज़ें जो हैं इसमें उसके लिए ये सारी चीज़ें आनी हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम लोग 112 में पढ़ेंगे, और इसको यहाँ पे समझने का मतलब ये है कि आपको ये तो मालूम हो गया कि ये हमारे पूरे घर के बजट बन गया, एक महीने का सिस्टम बन गया। हमें मालूम है पापा घर में इतने पैसे देंगे और इतने पैसे में मम्मी को ये पूरा मामला निपटाना है, जितने खर्चे हैं वो सब निपटाने हैं। तो होता है क्या है कि ये आपको फिक्स मालूम होता है, इसके लिए हमको 2,000 रुपये चाहिए, इसके लिए 3,000 चाहिए, इसके लिए 4 हज़ार चाहिए, इसके लिए 5,000 चाहिए, इस तरह से सब ये है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं और फिर इसको कैसे रिलेट करेंगे ये समझिएगा। इसमें से कुछ खर्चे आपको ऐसे दिख रहे हैं जिनमें आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, और कुछ खर्चे ऐसे हैं जो आपके आगे पीछे हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं। जैसे स्कूल की फ़ीस फिक्स है, महीने की जानी है, उसको नहीं करेंगे नाम कट जाएगा। बिजली का बिल जाना है, नहीं देंगे तो बिजली कट जाएगी। हाउस का जो टैक्स वगैरह रहता है वो जाना है, नहीं जाएगा तो दिक्कत होगी। LIC भी हर महीने की जानी है, हाउस का जो आपका EMI वगैरह है वो जानी है, और भी अगर कुछ लिया हुआ है तो उसकी EMI वगैरह ये सब जानी। तो इतने खर्चे तो आपके, अगर आसान शब्दों में कहे तो ये मैंडेटरी खर्चे हो गए, मतलब इसके लिए आपको इंतज़ाम तो पहले करना ही करना है। दूसरी कैटेगरी में कौन से खर्चे आ रहे हैं जो 19-20 हो भी सकते हैं। मान लीजिए इस महीने हम 20 किलो आटा लगाते हैं, हमको लगता है कि भाई हम 15 किलो से भी काम चला सकते हैं। ये हो सकता हो 2, 4, 10 दिन, 5 दिन के लिए हमको कहीं बाहर भी जाना, तो ये 19-20 हो सकता है। दूध भी इसी तरह से, अगर मान लीजिए हम 15 दिन 10 दिन कहीं नानी के घर चले जाएंगे तो ये दूध का खर्चा भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। शादी का खर्चा है, मान लीजिए अगर पॉकेट कम अलाउ कर रही है तो हम बड़ा गिफ्ट देने के बजाय छोटे गिफ्ट से भी काम चला सकते हैं। इलाज का भी कुछ ऐसे ही हो सकता है कि अगर मान लीजिए किसी बड़े डॉक्टर को दिखाने के बजाय छोटे से कम फीस वाले डॉक्टर से भी इलाज कराया जा सकता है। शूज़ जो लेना था 5,000 रुपये का, हो ये भी सकता है इस बार कह दिए भाई इस बार ना लो, अगले महीने ले लेना, या 5,000 की जगह 3,000 रुपये का बजट है, तुम 3,000 का ले लो। इसी तरह से जैकेट के लिए भी हो सकता है और भी चीज़ों के लिए हो सकता है। और ये तो हमारी बात हो गई थी, और ये हमारी बहन की बात हो गई कि उसको भी इस बार कुछ ड्रेस वगैरह लेनी थी, या उसको भी अपना कहीं कुछ पैसे पार्टी के लिए चाहिए, तो बर्थडे उसका था, तो इस तरह के। तो अब क्या आप देख रहे हैं कि हमारे पूरे बजट में ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब इसका संबंध हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कैसे है, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न किया गया। ये मत समझ लीजिएगा कि हमारे इस घर के बजट का प्रोविज़न इस आर्टिकल 112 में किया गया है, 112 में। अब समझते हैं कि आर्टिकल 112 क्या कहता है। 112 ये कहता है कि द प्रेसिडेंट शैल इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, हम यहाँ पे महीने की बात कर रहे थे, यहाँ पे एवरी फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, तो प्रत्येक वर्ष की बात कर रहे हैं। कॉस्ट टू बी लेड बिफोर, क्या करेंगे, पेश करवाएंगे। बिफोर किसके, बोथ द हाउसेज, दोनों हाउसेज के सामने हर साल प्रेसिडेंट पेश करवाएंगे। क्या करवाएंगे, ए स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। किस बात का स्टेटमेंट है, जो आपके आय और जो खर्चा
होने हैं, ये खर्चा होने वाले हैं। हो सकता हो कहीं और से आपकी इनकम बढ़ रही हो, है ना, 50,000 रुपये का ये था, मान लीजिए कहीं से और भी 1,000-2,000 रुपये कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये क्या है, एस्टिमेटेड है, ये आपको क्या हो रहा है, ये आपको प्राप्त होना है, ये प्राप्त होने वाली है, और ये क्या है, ये खर्च होने वाली है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दैट ईयर। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो अब एक लाइन में आपको शायद समझ में आए और ना आए तो हम फिर से समझते हैं। द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, कॉस्ट टू बी लेड बिफोर, पेश करवाएंगे, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों के समक्ष, ऑफ स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, ऑफ स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर मतलब प्राप्तियों और खर्चों का जो विवरण तैयार किया है उसका, और ये खर्चा किसका है, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दैट ईयर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इतनी बात तो आप शायद उससे समझ सकते थे, लेकिन कठिन बात यहां पे है, जो नहीं समझ आती वो समझने की कोशिश करते हैं। इसमें दो तरह के एस्टिमेटेड हैं, इसमें दो तरह के खर्चे बताए जाते हैं। एक एक्सपेंडिचर जो चार्ज हैं अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन, ठीक है। तो ये शब्द याद रखिएगा, जिसको कहते हैं आप भारत की संचित निधि पर भारित, भारत की संचित निधि पर भारित, ये भारित चार्ज खर्चे कहलाते हैं। और इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि इसमें कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। जैसे आप स्कूल की फीस कम नहीं कर सकते थे, बिजली का बिल कम नहीं कर सकते थे, हाउस का रेंट कम नहीं कर सकते थे, LIC की पॉलिसी नहीं कर सकते थे, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कम कर सकते थे, और मकान की जो EMI है वो कम नहीं कर सकते थे। इसीलिए भारत की संचित निधि पे जो जो खर्चे भारित घोषित किए गए हैं, चार्ज घोषित किए गए हैं, वो आप कम नहीं कर सकते। यहां तक बात समझ में आ रही है। तो ये वाला हिस्सा जो है हमारा किससे रिलेट कर रहा है, एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अच्छा, अब दूसरी कैटेगरी क्या है, दूसरी कैटेगरी ये है जिसको हम अदर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जिसको हिंदी में अन्य व्यय कह सकते हैं, और जो प्रस्तावित हैं, प्रपोज्ड हैं टू बी मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और ये दूसरे खर्चे हैं जो आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के से खर्च किए जाने के लिए प्रपोज्ड हैं। आपको पैसे मिले थे, इतने तो खर्च होने ही होने हैं, ये दूसरे प्रपोज्ड वाले हैं कि भाई इसमें ये खर्चे भी हो सकते हैं, या इस महीने जो है हमको जैकेट, शूज़ या कुछ और लेना है, और इसी तरह से हमारी बहन को भी ये सारी चीज़ें लेनी है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये वाले जो हैं ये इसी खर्चे इसी पर भारित है। तो होगा क्या कि पहले तो ये खर्चे अपने मीट आउट किए जाएंगे और उसके बाद में इन खर्चों पर बात होगी। अब इस बात को समझ लेते हैं क्या है, इस बात को ये समझ लेते हैं, जब हम लोग डिमांड फॉर ग्रांट पढ़ेंगे, आर्टिकल 113 में लिखा है कि भाई ये वाले खर्चे जो हैं इस पे कोई चर्चा तो होगी, वोट मतलब इस पे कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। वोट करने का मतलब है कि इस पर वोटिंग नहीं होगी, मतलब ये है कि इसको आप कम नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं? फिर से समझते हैं। हमने ये बताया कि ये तो हमने पूरा सिस्टम बताया आपको, 112 का 112 में बजट के बारे में बताया। इसके बाद में बजट तो हमने केवल अनुमान बताया, इतना ये मम्मी ने बता दिया कि इस महीने का ये खर्चा है और पापा को पैसा देना है। तो अब पापा क्या कहेंगे, ये वाले खर्चे तो मैंडेटरी हैं, उनको मालूम है खर्च होना ही है। अब क्या होगा, ये वाले खर्चे जो हो गए ये चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो गए, ये चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो गए। इसमें कमी ज़्यादा नहीं हो सकती है, उस पर कोई बहस भी नहीं होनी है, पापा भी बहस नहीं करेंगे, कहीं मालूम इतना पैसा जानना है। लेकिन ये वाले खर्चे जो हैं, जो हमारे शूज़ लेने को लेके हैं, पार्टी करने को लेके हैं, जैकेट लेने को लेके हैं, या किसी बड़ी कोचिंग में पढ़ने के लिए है कि भाई वहाँ 50,000 ली जा रही है या 1.5 लाख रुपए फीस ली जा रही है वहाँ जाने के लिए। इसी तरह से हमारी बहन का भी यही मामला है कि वो भी कह रही है कि नहीं, इस बार हमको भी अपना बर्थडे बढ़िया से मनाना है, हमको भी एक बढ़िया ड्रेस लेनी है और हमको भी एक छोटा सा ट्रिप करने जाना है। तो
अब इस पे चर्चा होगी। चर्चा क्या होगी? इस पे बहस हो सकती है और ये वाले खर्चे कहीं ना कहीं इस कैटेगरी में आ रहे हैं। इस कैटेगरी में अदर एक्सपेंडिचर प्रपोज टू बी मेड फ्रॉम द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और इन खर्चों को भी इसी से मीट आउट किया जाना है। तो ये जो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो गया, इसको आप पापा का पॉकेट मनी समझ लें, पापा का आप इसको अकाउंट समझ लीजिए। जैसे ये कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आसान भाषा में समझ लीजिए कि भारत सरकार का अकाउंट होता है जिसमें सारे पैसे आते हैं, उसमें से खर्चा होते हैं। उसी तरह से पापा भी एक तरह का बैंक होते हैं, उनका भी काम यही होता है कि पैसा रखो और उसके बाद में खर्चा करवाओ, और खर्चा करवाने का काम मम्मी का होता है। अब क्या है कि इतनी सारी बातें समझ में आ रही हैं। अब अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले खर्चे जो थे, जो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज थे, इस पर कोई बहस नहीं होगी। लेकिन जो अदर एक्सपेंडिचर हैं जो प्रपोज टू बी मेड फ्रॉम द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत की संचित निधि से खर्च किए जाने हैं, उसके बारे में चर्चा हो सकती है। और इसके बारे में 113 में कहा गया है कि इसके लिए बाकायदा चर्चा होगी और इसकी मांग होगी। और ये जो चर्चा करने का बात है, ये कैसे जाएंगे? डिमांड फॉर ग्रांट के रूप में जाएंगे, जो हमने आपको 113 में बताया। डिमांड फॉर ग्रांट के रूप में इसको संसद में पेश किया जाएगा, लोकसभा में पेश किया जाएगा और इस पे चर्चा होगी। और इस पे ये भी चर्चा हो सकती है, यानी कि हाउसेस को पूरी छूट है कि वो चाहें तो इसको जितना बताया गया है 25,000 रुपये मान लीजिए खर्चा, कि ये खर्चे हो सकते हैं, इसको पूरा पास कर सकती है। इसको कह सकती है कि नहीं इस बार ये खर्चा नहीं चलेगा, या इसको 25,000 की 15,000 भी किया जा सकता है। तो यानी कि ये वो खर्चे जिस पर लोकसभा में पूरी की छूट होती है, पूरी बहस करने का मौका होता है और फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ तक अगर आपको बात समझ आ गई तो फिर अगला स्टेप आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। और वो क्या है? वो ये है कि भाई अभी तो हमने मम्मी ने पापा को बजट बना के पेश किया और उसके बाद में पापा ने कहा ये वाले पैसे तो ठीक है, लेकिन इस पे इतना क्यों, इतने नहीं होने चाहिए। ये क्या चल रहा है? ये एक तरह से चर्चा चल रही है जो आपके पार्लियामेंट में हो रही है, ठीक है। और फिर पार्लियामेंट में जब बहस होने के बाद में ये हो गया कि इतना दिया जाना है, पूरा के पूरा पैसा दिया जाना है या उसमें कुछ कम करके दिया जाना है, मान लेते हैं बहस के बाद भी यही तय हुआ कि नहीं पूरा ही पैसा दे दिया जाना है, तो अब ये पैसा दे दिया जाएगा। और ये जो पैसा दे दिया जाएगा मतलब अभी दिया नहीं गया है, परमिटेड कर दिया गया कि हाँ भाई चलिए ठीक है, इतना देने के लिए तैयार हो गए। और ये जो परमिटेड वाला सीन है ये डिमांड फॉर ग्रांट के रूप में है। इस पर जो चर्चा की, जो प्रस्ताव किया, डिमांड फॉर ग्रांट का मतलब आप प्रस्ताव कर सकते हो, अनुदानों की मांग यानी कि पैसे की मांग का प्रस्ताव कर सकते हो। और यहाँ तक बात खत्म हो गई। इसके बाद में 114 शुरू होता है और 114 ये कहता है कि भाई पैसा कहाँ से निकलना है? पैसा निकलना है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की संचित निधि से। और भारत की संचित निधि से कार्यपालिका ऐसे पैसे नहीं निकाल सकती, उसके लिए बाकायदा संसद की परमिशन होगी और उसके लिए कानून बनता है। और जिस कानून के तहत पैसा निकाला जाता है इस बजट में प्रस्तावित वाले का, इसको क्या कहते हैं? इसको विनियोग विधेयक या एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं। और इस एप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जाता है। निकालने के लिए अनुमति पार्लियामेंट देती है। इसीलिए अगर आप पीछे के वीडियो देख के आए होंगे तो हमने आपको बताया है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कहीं ना कहीं पार्लियामेंट का एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल रहता है, या उसके हर कामों को, सरकार के हर कामों को चेक करने के लिए पार्लियामेंट से पास कराना ज़रूरी होता है। वो अलग बात है कि एग्जीक्यूटिव भी पार्लियामेंट का कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक हिस्सा होती है। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे, हमने शायद पार्लियामेंट वाले उसमें बताया जो लेक्चर है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि बजट क्या होता है, डिमांड फॉर ग्रांट क्या होता है, और फिर विनियोग विधेयक क्या होता है। विनियोग विधेयक इसका मतलब इस सारे प्रोसेस का यहाँ पे लास्ट स्टेज है जिसके माध्यम से पैसा निकलेगा। इसके बाद में एक आध और भी बातें हो सकती हैं कि जैसे मान लीजिए विनियोग विधेयक, चलिए लंबा नहीं करते हैं, नहीं तो दिक्कत होगी, फिर दूसरी वीडियो में बना लेंगे अभी।